Mansi Lekha Pandit is in the attendee list. Please transfer her to the panelist. I think even Kunal is in the attendee with the name of his wife. So kindly have them into the panelist, please. Yeah, Dr. Lekha has joined. Yeah. Yeah. Good evening. Good evening. Hi, Kunal. Suresh. Yeah. Hi, ma'am. Good evening. Good evening, Dheeraj. Long time. Yeah, long time. No. So we are live now. So I would want you all to restrict as much as possible. So Kunal is with the wife name, I think. So can you check that? Yes, sir, we move to the panelist. Yeah. Chandrasekhar, everybody is around now. You can go ahead. We'll wait for 1 minute and we'll start. Meshram, we can start now. Okay, thank you. भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के जो पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूं और ट्रॉपिकल न्यूरोलॉजी वर्ल्ड फेडरेशन के सेक्शन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूं और WFN का ट्रस्टी। आज वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे है और इस उपलक्ष्य में इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं आपका इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के डॉक्टर निर्मल सूर्या वो हमारे साथ है। डॉक्टर सूर्या एपिलेप्सी फाउंडेशन के चेयरमैन है। आप बॉम्बे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है और बहुत सारी कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज किए हैं और आप प्रेसिडेंट इलेक्ट है एशियन रीजन के वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन। बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर निर्मल सूर्या। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम जो इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के सेक्रेटरी है और डायरेक्टर है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस चेन्नई से, वो भी अभी हाल ही में जुड़ेंगे, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। और डॉक्टर गगनदीप सिंह जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस बीमारी से में जो रुचि रखते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आज हमारे साथ एज पैनलिस्ट है। उसमें डॉक्टर लेखा पंडित बहुत बड़ा नाम है, आप प्रोफेसर
ऑफ न्यूरोलॉजी है, डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर एडवांस न्यूरोलॉजिकल रिसर्च, जो डीम यूनिवर्सिटी है निट्टे, कर्नाटका में। डॉक्टर लेखा पंडित, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर धीरज खुराना है, जो प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी है, चंडीगढ़ की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। फिर हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार है, जो सीनियर कंसल्टेंट है, रेनाई मेडिसिटी हॉस्पिटल कोची। डॉक्टर कुणाल बहरानी है, जो न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर है, फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद हरियाणा से। और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव है, जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन के चीफ है, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ है डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी एट आर्टेमिस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, गुरुग्राम, डॉक्टर मनीष महाजन। डॉक्टर मनीष महाजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हम जानते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये बीमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपल जगह होती है, बहुत जगह होती है, और मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, इसलिए उसको मल्टीपल बार बार हो सकती है, इसलिए उसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ हम आज इंटरेक्शन करेंगे। और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, तो उसके बारे में जो पैनलिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स है, वो प्रकाश डालेंगे। मैं प्रिंट मीडिया का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस कैंपेन में हमारे साथ रहते हैं। जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी इस साल काफी सारे पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम किए हैं और मीडिया ने उनको बहुत अच्छा कवरेज दिया है। और जो हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है उसमें हमारा साथ निभाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और मैं डॉक्टर निर्मल सूर्या, जो प्रेसिडेंट है इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट के, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना इनॉग्रेशन एड्रेस, इस सेशन का इनॉग्रेशन करें और इनॉग्रेशन एड्रेस करें। डॉक्टर निर्मल सूर्या। Namaskar. Thank you, Dr. Meshram. As the president, it is my humble duty to make the program which are friendly to the common people in India. Indian Academy of Neurology has started this regular. Chandrasekhar has been the national coordinator. He's been doing an excellent work for last many years, not only for India, but for the whole world, because he has been also doing a lot of program for WFM. Today, we got expert in multiple sclerosis. And I think this is one platform where you could ask anything about multiple sclerosis today happening in the world, because you have here the top neurologists who are working in this field, who have been either doing the research or are being involved in the practice of multiple sclerosis for last more than 20-25 years, whether it is Dr. Lekha Pandit or Dheeraj Khurana or Suresh Kumar, Abhishek or Kunal or Manish. And I think, and Rohit has also joined, so he is another expert from AIMS. Not only that they are the best possible neurologists in the country, but you see that they represent the whole country. So it is not that from one institute or one part. So you, as you know, that multiple sclerosis can vary, different reason can have a different presentation. So similarly with different experience, you have expert here. So I think this is a great opportunity for people who are attending the program to interact with this allied panel. Now, as you all know that when I was just finished my DNB neurology in 1990, multiple sclerosis did not have a treatment. And I very clearly remember one of my very close patients died at the age of 28 years. And we were wondering what can be done. But I know that these experts will tell today that situation has changed. Today, the patient can live good life. They can achieve the no activity. So, and they can even make the people live complete normal life.
So with that note, I only request all of you to be interact, share our IAN YouTube to other people so that more number of people can get benefited by these experts, because nowhere you are going to get 10 experts on one platform. Not only that, there are various other programs which are done. So next program, Mishran will tell you. So please keep on looking for the IAN YouTube channel and give us your feedback. If you think that the particular thing needs to be taken by the IAN, we are going to be very happy to take the common cause of the people who are living in this country. With that note, I welcome all of you and I thank you that you have taken out the time today for this particular day, particularly the senior people like Lekha Pandit, Dr. Suresh Kumar, Meshram, and Dheeraj. So I welcome you all and floor is all yours. I don't want to be standing between the expert and our panelists today, the moderator, Manish. Over to you, Manish. Thank you, Dr. Nirmal Surya. I would also like to welcome Dr. Rohit Bhatia, who is a convener of Neuroimmunology subsection of Indian Academy of Neurology. Welcome, Dr. Rohit. And I would like to also inform you that on 5th of June, we have a World Environment Day, and the same time we'll meet again to know the effect of environment on brain and how we can, keep the environment better and save our brain. So please join again on 5th, and we'll have the Indian experts and international experts on that day. So over to Manish, Manish Mahajan. Please go on. Thank you, Dr. Meshram sir. सबसे पहले मैं भी तहे दिल से इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी और उनके ऑफिस बीयर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया कि मैं आप सबके समक्ष ना केवल इन एलीट जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके व्यूज को आगे रख सके और उनकी नॉलेज को हम शेयर कर सकें आज, बल्कि मैं एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है। और हम आज एकत्रित क्यों हुए, पहले तो हम ये सब जान लेते हैं। आज है वर्ल्ड एमएस डे, जो कि हर साल 30 मई को मनाया जाता है और एक थीम को लेके मनाया जाता है। इस साल का थीम पिछले 2 साल से कॉमन है, जिसको हम कनेक्शंस कहते हैं, और बहुत एप्ट है स्पेशली इस कोविड टाइम्स में। आई कनेक्ट वी कनेक्ट, चाहे एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही सही, मगर कनेक्शन बना रहना चाहिए, ना केवल आप एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स के लिए, मगर एक मरीज का अपने सोशल सेटअप में भी। और बहुत अच्छी चीज है कि हम एमएस के मरीज नहीं बोलते, क्योंकि एक कोई भी डिसऑर्डर होता है, उसके जो सोशल एस्पेक्ट है, उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पीपल विद एमएस, ये बहुत जरूरी एक टर्म है जिसको हम सब न्यूरोलॉजिस्ट, सब एमएस फिजिशियन दिल से मानते हैं कि हम पीपल विद न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं। और इन चैलेंजिंग टाइम्स, कोविड चैलेंजिंग टाइम्स में हम आइए कनेक्ट करते हैं इन पैनलिस्ट से। सो वेलकम डॉक्टर लेखा पंडित मैम, गुड इवनिंग, डॉक्टर धीरज खुराना सर एंड डॉक्टर सुरेश सर, डॉक्टर कुणाल, बहुत ही करीबी दोस्त, और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम मुंबई। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर धीरज से। डॉक्टर धीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगा और आप कुछ प्रकाश डालिए, व्हाट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हम बात कर रहे हैं एमएस की, मगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या? हेलो एवरीवन एंड थैंक यू मनीष। सो आज जैसे कि वर्ल्ड एमएस डे है, सो इट्स अ नाइस इंट्रोडक्शन अभी डॉक्टर मनीष ने दिया है। सो एमएस एक ऐसा कंडीशन है, जैसा कि नाम से हमें पता लगता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि एक किस्म के ब्रेन के हमारे कुछ सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होता है, उस पे हमारे खुद के बॉडी के सेल्स अटैक करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि उस अटैक की वजह से जो लेयर्स होते हैं हमारे ब्रेन की सेल्स के, जिसको हम माइलिन कहते हैं, उस पे अटैक होता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो उसके डिस्ट्रॉय होने से जब एक पर्टिकुलर लेवल पे डिस्ट्रक्शन होती है तो एक अटैक आता है, और उस अटैक के कारण ब्रेन का कोई भी अंग, ब्रेन का कोई भी हिस्सा अफेक्ट हो सकता है। नेमली
आईज, क्योंकि आईज के भी नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, तो वो एक कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है कि पेशेंट की एक नजर पे इफेक्ट होता है, ब्लरिंग हो सकती है, एंड देन ब्रेन का कोई भी हिस्सा जैसे जो कि हमारे लिम्ब्स को इफेक्ट कर सकता है, सो वीकनेस आ सकती है, और जो बिल्कुल ही लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, वहां के इफेक्ट हो तो हमारे फेस नम हो सकता है, फेस पे पेन हो सकती है, और अगर उससे नीचे जाएं तो स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम पंजाबी में झिल्ली कहते हैं, उधर उस पे अगर इफेक्ट हो तो बॉडी के दोनों लेग्स इफेक्ट हो सकती हैं या फिर आर्म्स इफेक्ट हो सकती है, पेन हो सकती है। सो ये तो रहा एक अटैक, वो कभी भी आ सकता है। यूजुअली देखा जाता है कि यंगर पेशेंट्स, यंगर पीपल एंड स्पेशली विमेन, इट इज एटलीस्ट 3 times कॉमनर इन विमेन देन मेन। और एक अटैक जब आता है तो कई बार माइल्ड होता है, तो कुछ दिनों में अपने आप भी ठीक हो जाता है, और ऐसा देखा गया है, पाया गया है कि कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये हल्का सा कुछ हुआ पर ठीक हो गया अपने आप, बट कईयों में सिवियर होता है, और ये फिर अटैक के रूप में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जब इन्वॉल्व होते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे मैनिफेस्टेशन होता है, और ये बार बार आ सकता है। सो दैट इज द नेम मल्टीपल। सो मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और मल्टीपल टाइम्स। सो इसी तरह से ये यूजुअली इफेक्ट करता है, और ये ऑल्दो ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब अगला अटैक हो, पर इतना माना जाता है कि हम आजकल हमारी जो नॉलेज जिस स्टेज पे पहुंच गई है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू वेरियस टेस्ट्स, और इवन लुकिंग एट उसका जो मेन टेस्ट होता है MRI, उससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये जो MS है किस टाइप का रहेगा। इज इट गोइंग टू बी माइल्ड रहेगा या फिर बहुत सीरियस काइंड जिसमें कि मल्टीपल अटैक्स और एक डिसेबिलिटी, जिससे हमें सबसे ज्यादा डर होता है, वो कितनी हो सकती है। वो प्रिडिक्शन पॉसिबल है कुछ हद तक। अब इस लेवल पे हमारे पास नॉलेज आ चुकी है। धन्यवाद डॉक्टर धीरज। डॉक्टर सुरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या MS एक ही प्रकार का होता है कि कई प्रकार का हो सकता है, और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस? Yes, a very good evening to everybody who's listening, and thank you, Ian, for having us over here. So we know that MS is of predominantly of 4 types. So one we call the relapsing and remitting multiple sclerosis, जिसके बारे में अभी धीरज सर ने बताया था कि वो आते और जाते रहते हैं, तो इसको रिलैप्सेस भी हम कहते हैं। तो इसमें रिलैप्स बहुत होती है, और उसके बीच में ऐसे भी पीरियड रहती है जब आपकी कोई बीमारी नहीं रहती है रिलेटेड टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक टाइप की है। फिर दूसरी टाइप जो है आपका, जो शुरू से ही बीमारी जो है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो बढ़ते ही जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ MS। और फिर जैसे रिलैप्सिंग टाइप जो है, उसमें भी थोड़ा देर बाद देन यू कैन हैव अगेन अ प्रोग्रेशन, उसको हम सेकेंडरी प्रोग्रेसिव टाइप भी बोलते हैं। और फिर जो सबसे पहले जो बहुत अर्ली जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें उस टाइम में थोड़ा डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको हम क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम कहते हैं, और CIS कहते हैं उसको, कि इस टाइम में आपका ऐसा है कि कभी कभी MRI और कभी आपके जो ये सिम्टम्स हैं वो कभी मिलते नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत होती है डायग्नोस करने में। लेकिन आजकल जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उससे हम कर सकते हैं अब इस स्टेज में भी MS के डायग्नोसिस। तो ऐसे ये 4 स्टेज होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, और उसमें सबसे ज्यादा और कॉमन है रिलैप्सिंग और रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो 80% लोगों में हम यही देखते हैं, RRMS टाइप की। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर सुरेश। मैम, आपका बहुत काम है जिसको हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, माने पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि और पब्लिक भी जो है वो इस चीजों को लेके बहुत एक आम सवाल होता है कि MS होता क्यों है, कोई एक पर्टिकुलर कॉज है क्या, कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे एक इंसान को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की संभावना बढ़ती है? इज देयर एनी पर्टिकुलर रिस्क, आर देयर एनी पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स और पर्टिकुलर कॉज which is there for multiple sclerosis? So good Dr. evening to Lekha all. Pandit, ma'am. Yeah, Yeah. good evening to all. I shall speak in English only. I'm from the South.
and my best language to speak is in English. I'm sure most people will understand. If there's any query, you can write in the chat box and I will reply. So contrary to what was believed earlier that we have less MS because we have different genes, that's not true. Work that I have done, extensive amount of work that we have done shows that we inherit the same genetic probability for getting, genetic vulnerability for getting MS as the white person. We may have also some protective effect from other genes that we are not aware of at this point, but environment matters a lot. So as you know, there's a geographical distribution of MS, which suggests that people living in temperate regions tend to have more MS than people who live in tropical regions. So when we looked at the environmental factors, we did not find associations with certain infections that the Westerners have found, but we have seen that certain bacterial infections appear to be much more protective against MS, for example, Helicobacter pylori. Vitamin D deficiency also may be a factor. We have found that our patients were significantly more deficient than controls, though even vitamin D deficiency exists in significant number of patients. Then they have said obesity, smoking are also responsible, but most of our women, as you know, are non-smokers. So they may be yet unidentified environmental factors in our regions. More importantly, they may be environmental protective factors. And I would still think that early infection and exposure to infections in early life makes our immune system more robust and perhaps is a factor which contributes to protecting us from MS. So if a patient asks me, what should I have done to prevent MS? There's nothing really that you have that predisposition already. It's not necessary that your children will inherit it or your siblings will get it. It's not a disease that spreads in the normal genetic way of inheritance. So the probability is very, very low. On the other hand, are there any particular diet or any particular factors that you have to avoid? In the Indian setup, if it's a male, of course, you would say no smoking, keep your weight under control. No specific dietary advice as such, except that, as we all know, polyunsaturated fats are good. Whether it protects against MS is not the question, but it will protect us from comorbidities associated with MS, for example, hypertension, diabetes, all of which actually can worsen your multiple sclerosis. So these are my thoughts on your, on what you asked. थैंक यू डॉक्टर लेखा पंडित मैम। तो अभी तक हमने जाना कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक एबनॉर्मल इम्यूनिटी के कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो जैसे डॉक्टर धीरज ने बताया कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या ऑप्टिक नर्व्स की आउटर हाइलिन शीट के अटैक के कारण, फिर डॉक्टर सुरेश ने हमें बताया कि कैसे वो 4 प्रकार का, चाहे अगर कोई अभी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, पहला अटैक है तो CIS है, कॉमनली अगर रिकरिंग सिम्टम्स हो रहे हैं तो रिलैप्सिंग लिमिटिंग टाइप है, या सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में वो प्रोग्रेस कर सकता है, या प्राइमरी प्रोग्रेसिव हो सकता है अगर शुरुआत से डिसेबिलिटी है। मैं डॉक्टर कुणाल आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे एक आम इंसान सोचे, क्या टिपिकल सिम्टम्स होते हैं एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस? व्हाट आर द टिपिकल सिम्टम्स व्हेन वन शुड सस्पेक्ट दैट ही और शी कैन बी सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस? डॉक्टर कुणाल, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर मनीष, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आयन। एक बड़ा इनिशिएटिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे पे हमने लिया है टू मेक अवेयरनेस अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो अभी जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किया है अबाउट द टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, कॉमन सिम्टम्स जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब ये डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, आईज और स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट कर सकता है। इसी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स कैसे होंगे। सो कॉमनली हम लोग देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो आईज पे इफेक्ट होते हैं, जिसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। सडनली पेशेंट को दिखने में प्रॉब्लम होने लगती है। कॉमनली हमने देखा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक आई में ज्यादा इफेक्ट करता है, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो। और टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि आंखों में पेन होता है, पेन होने के बाद पेशेंट को दिखने में दिक्कत आने लगती है, जिसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। बहुत कॉमनली
ऐसे पेशेंट्स आई के डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो इस ऐसे पेशेंट्स को डायग्नोस कर पाते हैं कि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस है। और इमीडिएटली ऐसे पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर किसी पेशेंट को ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, पहला अटैक भी अगर होता है, तो हमें थॉरो इन्वेस्टिगेशंस करके हम ये पता लगा पाते हैं कि ये पहला अटैक में ही पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है कि नहीं है। आज के टाइम पे ऐसे इन्वेस्टिगेशंस उपलब्ध हैं। सबसे कॉमनली एमआरआई हम करके देख लेते हैं और हम लोग पहले अटैक में ही बता पाते हैं कि मरीज को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है कि नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे का ट्रीटमेंट हमें कितना देना है, कितने हद तक देना है, किस प्रकार से ट्रीट करना है, इस पे बहुत हद तक हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर एमआरआई की फाइंडिंग में क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ भिन्न भिन्न तरह के अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कभी पेशेंट को चाल में लड़खड़ाहट हो सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है, उसके बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है, हाथ पांव में सुनपन आ सकता है, हाथ पांव में कमजोरी आ सकती है। ये एक बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। और कुछ प्रतिशत पेशेंट्स में यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, पेशाब में भी दिक्कत हो सकती है, ताकि ब्लैडर कंट्रोल में भी एक प्रॉब्लम आती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरेक्सिस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर ये अटैक्स हो रहे हैं, उस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स पेशेंट्स को मिल सकते हैं। सबसे जानना जरूरी ये है कि हम इमीडिएटली इन सिम्टम्स को पहचानें। और ये भी मैं बता दूं, स्ट्रोक के सिम्टम्स काफी हद तक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स से मिलते जुलते होते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रोक के सिम्टम्स हर कोई जानता है, अचानक से हाथ पांव में कमजोरी आ जाना, चाल में लड़खड़ाहट हो जाना, बोलने में दिक्कत आने लगना, ये सारे सिम्टम्स स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। तो काफी हद तक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स स्ट्रोक के सिम्टम्स की तरह होते हैं, बशर्ते बस ट्रीटमेंट में फर्क आ जाता है और इमीडिएटली हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके तुरंत ये डिसाइड करना होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है कि नहीं और किस टाइप का मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ताकि हम ट्रीटमेंट भी उस तरह से डिसाइड कर पाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर कुणाल। डॉक्टर धीरज, मैं आपसे एक बार इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहूंगा कि डॉक्टर कुणाल ने बात की ऑप्टिक न्यूराइटिस की। जहां तक हम जानते हैं ये बहुत एक कॉमन सिम्टम रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। तो क्या आप थोड़ा सा और इलेबोरेट हमें बता पाएंगे केवल ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या चीज है ये? बहुत, क्योंकि आमतौर पे जैसे डॉक्टर कुणाल ने बहुत सही बोला कि लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहीं पे बहुत सारे स्टेरॉइड्स लेके रुक जाते हैं। तो क्या सिम्टम्स है, कैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस को पहचाना जाए, और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इसका एटलीस्ट कंफर्मेशन की अभी उस स्टेज पे हम एमएस है या नहीं है एस्टेब्लिश कर सकते हैं डायग्नोसिस की नहीं? तो आप प्लीज मुझे इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। जैसे कि डॉक्टर कुणाल ने भी बताया है, तो ऑप्टिक राइटली सेड कि बहुत बार क्या होता है कि विजुअल ब्लरिंग। विजुअल ब्लरिंग मतलब है कि धुंधलापन आ जाता है, और मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट्स को जस्ट एक्सीडेंटली पता लगता है, जैसे गलती से एक आंख एक बंद हो गई, क्योंकि कई बार बहुत माइल्ड होता है। सो इट मे जस्ट गेट नोटिस्ड just coincidentally. So that is one common way people notice. अगर सेकेंड जो वेराइटी जैसे डॉक्टर को ने बताया इज द एक्यूट वेराइटी, जहाँ पेन होता है। सो पेन का मतलब है पेनफुल आई मूवमेंट। सो अगर आई हिले तो पेन हो तब यूजुअली, और फिर उसके साथ विजन कम होती रहे धीरे धीरे, और यूजुअली वन आई गेट्स अफेक्टेड, उसको हम यूजुअली कनेक्ट करते हैं एमएस के ऑप्टिक न्यूराइटिस के साथ। बट मोस्टली since people will consult an ophthalmologist, तो ophthalmologist के जाने के बाद आजकल अवेयरनेस ऑल्दो बढ़ रही है, किसी टाइम पे इतनी नहीं थी। ophthalmologist यूजुअली एमआरआई करवाते हैं, और वो करवाना भी चाहिए। उससे क्लियर हो जाता है कि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस अकेला ऑप्टिक नर्व्स या फिर आई से कनेक्ट नर्व्स में लिमिटेड है, कि बाकी ब्रेन में भी उसके असर आ रहे हैं, विच इज मोर कॉमन इन एमएस। इसके जस्ट कंट्रास्ट टू दिस, अगर कई बार बोथ आईज हो जाती हैं इफेक्ट, सो दोनों आईज इफेक्ट अगर होती हैं तो वो भी ऑप्टिक न्यूराइटिस बायलैटरल होता है। बट यूजुअली वो एक एसोसिएटेड डिसऑर्डर जिसको एनएमओ कहते हैं, उसमें ज्यादा कॉमनली देखा जाता है कि दोनों आईज इकट्ठे या फिर एक के बाद दूसरी आई इन्वॉल्व होती है। पर सबसे जरूरी ये है कि एमआरआई करना चाहिए, एंड वी शुड नॉट जस्ट थिंक कि ये चीज लिमिटेड है ऑप्टिक नर्व्स पे या फिर विजन पे। और कई बार क्या होता है कि ऑप्टिक इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स कुछ आते हैं, जैसे कि मौसम गर्म हो या गर्म पानी से पेशेंट नहाए तो आंखों के आगे एक ब्राइट लाइट्स आ सकती हैं, एंड उसको ऊटॉफ्स फिनोमेना भी कहते हैं, जैसे ट्रेडिशनली एक सिम्टम होता है। तो वो भी एक सिम्टम
MS का ही माना जाता है, जिसमें कि आई पूरी तरह ब्लरिंग नहीं होती, बट ये देखा जाता है कि आंख के आगे कुछ विजुअल इफेक्ट्स आते हैं हॉट वेदर में। क्योंकि हॉट वेदर से याद आया, ये भी जरूरी है कि सारे सिम्टम्स MS के गर्मियों के मौसम में ज्यादा एक्सैसरबेट हो सकते हैं। सो दैट डजंट मीन कि गर्मी की वजह से MS है, बट ये कॉमनली देखा जाता है कि MS की प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं गर्मी में। तभी हम एडवाइस भी करते हैं कि थोड़ा अपना बॉडी को टेम्परेचर जो है थोड़ा कूल रखना चाहिए MS के पीपल हु हैव MS। एंड समटाइम्स वेरी हॉट वेदर या फिर एक एक्सर्शन से इवन अटैक्स में गेट प्रेसिपिटेटेड, बट दैट्स अनकॉमन। सिम्टम्स बढ़ सकते हैं गर्मी में। थैंक यू डॉक्टर धीरज। सो अभी हमने देखा कि अगर एक कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे कि बहुत कॉमनली यंग फीमेल्स, और डॉक्टर लेखा पंडित ने बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किया कि कुछ इन्फेक्शंस हैं जो प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, कुछ हैं जो आपको वल्नरेबल बनाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। बट जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल में अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स और हैं, एनवायरनमेंट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ऐसी ज्योग्राफिक लोकेशन में हैं जहाँ पे इसकी MS की प्रेवलेंस ज्यादा है, तो कुछ सिम्टम्स जो कि टिपिकल हैं जैसे कि विजुअल सिम्टम्स, बैलेंस, शूटिंग पेन्स, पैरासीजियाज या जैसे टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब देखा तो हमने देखा। मगर ये सिम्टम्स के बावजूद भी, क्योंकि ये इतने नॉन स्पेसिफिक हैं, हम नहीं कह सकते कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो डॉक्टर लेखा पंडित, मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगा, हाउ डू वी यूजुअली एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ MS? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या हम कौन से टेस्ट हैं ऐसे जो आमतौर पे न्यूरोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं और हमें करने चाहिए, जिनसे हम ये कह सकें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है? डॉक्टर लेखा पंडित, प्लीज। Yeah. So, as you correctly said, the onset is very insidious very often. As you know, it depends upon which part of the brain is attacked. If it's a visual disturbance, it's a dramatic event that the patient experiences visual loss and comes to the attention of the doctor. But very often it is non-specific tingling, numbness, patchy disturbances, which early in the course may just come transiently and go. I can remember so many of my young patients who say, during the exam time, my legs became rubbery. My mother said it was tension, and it went away after a few days. But the same patient has come to me 2 years later with visual disturbances, and I have investigated her and found her to have MS. So that many of them go through orthopedic, chiropractic, all kinds of venues before they ultimately land up with a neurologist. Also, just to be understood that not all ophthalmologists are very astute at connecting optic neuritis. So in our part of the world, very often the optic neuritis is treated with steroids, and the patient is not necessarily advised about subsequent attacks. So when the second attack occurs, naturally, if it's not to do with the eye, the patient will not go back to the ophthalmologist, will have to come to the neurologist, and the ophthalmologist has no clue as to what he has missed. So that is a problem. But once a patient comes to us, when the symptoms are very typical, there have been more than one attack, and these attacks are typically suggestive of MS, you would go ahead with a good MRI scan. So MRI scan should include the brain, it should include the spinal cord, and it should include the optic nerve. And one should be very sure that the doctor who's seeing you is aware of the MS as a possibility, so that the correct pictures are taken. So, and contrast has to be given during the first attack, during the first investigation. And so when you look at the MRI scan, it will show you lesions which are very typical of MS, either in the brain and or spinal cord and in the optic nerve. So the doctor has a good idea that yes, your symptoms match with your diagnosis, and the MS scan shows demyelinating disease. Now, do we call that as MS at that point in time? That is to be decided. So if the patient has come to you with past history of attacks, more than one attack, and the MRI shows you typical features of MS as laid down by the criteria called McDonald's criteria, then you can definitely say patient has got MS, definite MS. On the other hand, if the patient comes to you with only one known attack, if on the scan you can show evidence of old lesions plus new lesions. When I say new lesions, lesions that are showing enhancement after giving contrast.
then you can say, yes, it fits with the criteria for multiple sclerosis. The second test you can do if there are no new lesions, or which is useful to do, would be to do a lumbar puncture, wherein you take fluid from the spinal canal and examine it for a specific protein called oligoclonal bands, which are basically a subset of proteins that are very typically seen in the fluid of these patients in the CSF, spinal fluid, and not in the blood. So that also helps you to establish a diagnosis. If none of these have worked out and patient has only one single attack, it is very, very good to just watch, keep the patient under follow-up, explain to the person that at this point in time, there is no need for long-term treatment. We will watch you, call us, get back to us when you have any other symptom or you suspect you've had another attack, and then we will reinvestigate. That's when you should start treatment, because on one hand, you have to treat the acute attack, but the discussion regarding long-term therapy has to be discussed with the patient, and it is lifelong therapy. Therefore, there are strong implications as to whom you should advise therapy and whom you shouldn't. So your diagnosis should be absolutely certain at the very beginning. These Thank are you, the Dr. things I can say. Yeah, thank you. डॉक्टर सुरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर लेखा पंडित ने बहुत एप्टली बताया कि क्या बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमएस का भी डायग्नोसिस का एक जो बॉटम लाइन है, इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, हम कहते हैं इसको। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एमएस जैसी दिखती हैं, और आम जनता को ये आपके द्वारा मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, आपसे जानना भी चाहता हूं कि क्या ऐसी कौन सी और बीमारियां हैं जो एमएस जैसी दिख सकती हैं? What are those mimics, MS mimics, Exactly, in a layman language? देखिए, जैसे we say that multiple sclerosis is a dissemination in time and dissemination in space. मैंने आपको जो है कि 2 अटैक होने चाहिए तो उसकी हम dissemination in time कहते हैं उसको, और आपको 2 different part of the body में अगर आपका प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम dissemination in space कहते हैं। तो यही dissemination in time and space MRI में भी होती है। So you basically diagnose MS on the basis of the history of dissemination in time and dissemination in space, and then you take some investigations to actually support your diagnosis. That's what we usually do. But even when we look at neurology, there are many other diseases which can actually have dissemination in time and dissemination in space. जैसे it has been already told that stroke ऐसा एक बीमारी है जो बार-बार आ सकती है आपको, और that can be a mimic for multiple sclerosis. फिर आपकी बहुत सारे अलग से disease है, जैसे you can have vasculitis, so it's a group of disorders which affect the small vessels and the large vessels of the brain, and they can get occluded at times, and then again this can happen again and again, so it may look like multiple sclerosis. Then you have other diseases like we say a disease called sarcoid, which can also have a dissemination in time and space. So that is again sometimes rarely disease like certain malignancies, they can also present dissemination in time and space. So आपका डॉक्टर्स जो है वो ये भी देखता है कि एमआरआई में आपका क्या है, आपका सीएसएफ में क्या है, और इसके साथ ये भी देखते हैं कि आपका ऐसे तो नहीं कि जो मैंने कहा है वो बीमारी भी इसमें नहीं है, because you have to exclude. It's again a diagnosis by exclusion. So you have a strong diagnosis being made on history, MRI, CSF, and all. At the same time, we have to keep our eyes open for all the other diseases which has this dissemination and time and space problem. So they can mimic multiple. That is what Manish was saying, mimicking multiple sclerosis. So we have to do a lot of investigations. तो कभी-कभी आप पूछ लेते हैं इतने सारे investigations क्यों आप कर रहे हो? जब हमारी diagnosis ये MS है तो आप इतने सारे क्यों कर रहे हैं? That is it. We have to do that. So that is something we should all know. यही आपके मुंह से मैं सुनना चाहता था डॉक्टर सुरेश, क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है कि
जब अगर एमएस आपने सस्पेक्ट कर ही लिया तो क्यों इतने सारे टेस्ट? उसका यही आंसर है। थैंक यू डॉक्टर सुरेश सर। डॉक्टर कुणाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबने बात की कि रिलैप्सेस हैं, अटैक्स हैं। अब ये सिम्टम अगर किसी को आ गए, चाहे वो फर्स्ट है चाहे बार बार आ रहे हैं, तो हम एक एमएस के अटैक या रिलैप्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं सबसे आमतौर? पहले, थैंक यू। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एमएस के जो सिम्टम्स सभी हमारे पास आते हैं, तो हमेशा हम दो तरह की चीज़ों को ध्यान में देते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कभी भी पेशेंट हमारे पास आया जो एक एमएस के सिम्टम लेकर आ रहा है और हमने उनको डायग्नोस कर लिया कि एमआरआई में हमने देख लिया, हमने बाकी चीजें एक्सक्लूड कर ली, हमने टेस्ट करके ये अब हमें फाइनल पता चल गया ये एमएस है और कोई बीमारी नहीं है, तो सबसे पहले एक्यूट अटैक को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक सबसे एक प्रभावित दवाई होती है जिसको हम मिथाइल पेनिसिलिन या सॉलिमेड्रोल जैसी दवाई कहते हैं। स्टेरॉइड होता है वो। ये इंजेक्शन होता है जो हमें हमारी निगरानी पे, डॉक्टर्स की निगरानी पे हम देते हैं पेशेंट्स को, और लगभग इसका जो डोज होता है वो 3 days to 5 days हमें देना पड़ता है। माइल्ड अटैक में हम 3 days में भी रुक सकते हैं, लेकिन हमें अगर लग रहा है कि पेशेंट को सीवियर अटैक है तो आइडियली हमें 5 days भी देना चाहिए। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है इंजेक्शन, सॉलिमेड्रोल, मतलब जो हम लोग स्टेरॉइड कहते हैं। बट इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए और हम ये भी पेशेंट्स को बताते हैं कि कई बार एक्यूट अटैक इतना सीवियर होता है, जैसे एक्यूट ऑप्टिक न्यूराइटिस या कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड के लीजन्स। तो आमतौर पे देखा गया है कि जो स्पाइनल कॉर्ड और उसके थोड़े से ऊपर के जो लीजन्स होते हैं वो ज्यादा सीवियर होते हैं कंपेयर टू ब्रेन के ऊपर के लीजन्स। तो ऐसे केसेस में कई बार हमें केवल स्टेरॉइड से काम नहीं चल पाता है, इसके लिए हमें उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ता है, मतलब बियॉन्ड स्टेरॉइड जाना पड़ता है। ये कई बार हमें थोड़ा मरीज को कन्विंस करना पड़ता है कि स्टेरॉइड के हम ऊपर जाने के लिए हमारे पास दो, अगेन एक प्रभावशाली इलाज होता है जिसको हम लोग आईवीआईजी कहते हैं या प्लाज्मा एक्सचेंज या प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। ये दो ऐसे प्रभावशाली ट्रीटमेंट हैं जो हमें कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में देने पड़ते हैं जिसमें हमें लगता है कि अटैक बहुत सीवियर है और केवल स्टेरॉइड से काम नहीं चलेगा, तब हमें ये एक्यूट रिलैप्स में ये दोनों ट्रीटमेंट में से किसी एक ट्रीटमेंट में जाना होता है। हमारा मेन पर्पस है कि जो हमारी एक अटैक हुआ है वो एक डिसेबिलिटी में ना कन्वर्ट हो जाए। डिसेबिलिटी मतलब ऐसी चीज में ना कन्वर्ट हो जाए जिसको हम आगे जाके वो हमारे पास अंश छोड़ दे, हमारे पास वो सिम्टम्स छोड़ दे। और एट द सेम टाइम हमने रिलैप्स को ट्रीट किया ही किया, हम लोग फिर ये भी ध्यान देना चाहते हैं कि आगे ऐसे रिलैप्सेस ना हो। इसके लिए हम मरीजों से डिस्कस करते हैं आगे के ट्रीटमेंट को, जिसको हम डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज कहते हैं। और डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज कई टाइप की होती हैं, लेकिन ये डिस्कशन के बाद ही हम सेलेक्ट कर पाते हैं कि हमें किस टाइप ऑफ थेरेपी पे जाना है। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर कुणाल, बहुत बढ़िया आपने समझाया। डॉक्टर सुरेश, मैं डॉक्टर कुणाल ने अभी बात की डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी की, ये क्या चीज है? डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी है क्या? So told What do that we it modifies, it just what we mean by disease modifying therapies, that these are the specific and definite treatment for multiple sclerosis. But the catch is there in the terminology itself, that it modifies the progression of the disease, but it may not be a cure to your problem. So that is one thing. So these drugs definitely do give you a lot of relief, and they are all over the world considered as the first line therapy for multiple sclerosis. So they fall into different types of disease modifying therapies. So pehle we used to have the injectable first line medication, जिसको हम पहले interferons कहते थे, फिर glatiramer acetate भी था। तो ये सब आपने कभी भी यूज किया होगा। So you have done with the injectable. उसके बाद आया जमाना टैबलेट्स का। तो टैबलेट्स में भी आपने सुना होगा, जैसे हमने डाइमिथाइल फ्यूमरेट और फिर ओबैजियो या टेरिफ्लोनामाइड, तो फिर फिंगोलेमोड भी कभी कभी यूज होती है। So after injectable came the era of oral tablets, and these form the primary backbone of disease modifying therapies in India. Uske baad, then when the disease doesn't get controlled in that, then we have the more aggressive type of therapies, which we will be discussing later in this talk. And they are basically, most of them are injectables and infusion. So infusion jaise injections hote hain. So we will discuss more about these as we move on in this panel. So right now, this is all about the disease modifying therapy.
थैंक यू डॉक्टर सुरेश। तो ये चीज अभी तय है कि अगर एक बार एमएस का डायग्नोसिस आपका एस्टेब्लिश हो गया है, आपका एक्सक्लूजन, सो आप चयन करते हो। डॉक्टर कुणाल ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, शेयर डिसीजन, कि आप डिस्कस आउट करते हो जो भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर लेखा मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्या सभी ऑल पेशेंट्स वी हैव टू adopt a similar approach to treatment, or we can modify it as per the some characteristics? So MS is a disease which is not only very different in its clinical manifestations. No two patients are the same. So there are the onset of the disease may be very aggressive in some patients with very frequent relapses, more than 2 per year. And patients may have significant disability after each attack, even very early on in the course of the disease. If your patient is a male, again, these are all bad prognosticating factors, which should influence the decision of the doctor, of course, in consultation with the patient, to decide that you cannot take mild drugs. So another way of saying it is large lesion load. If the number of lesions that you see in the brain, and particularly in the spinal cord, is high, again, you know that in the background of these recurrent attacks and poor recovery, the chances are that the patient needs something very aggressive from the onset. The other thing is that when patients have infrequent attacks clinically and are matched by sparse lesions in the brain, and the interval between attacks have been wide, you're dealing with basically an indolent disease. I mean, not an aggressive disease like the scenario I painted. So those patients, you could start off with first line drugs. When I say first line, I think we should move away from beta interferon and glatiramer acetate. None of them really achieve remission and improve disability in the long run. So difira is good, fingolimod is good, teriflunomide is good as a first liner. But when you think about aggressive treatment, I think you should start with B-cell depleters and natalizumab and other much stronger drugs that we can possibly give. Even like there are a lot of questions on stem cell transplant. There is a lot of research ongoing, but the current belief is that you should advocate stem cell therapy early in the course of these aggressive diseases, the ones that are relapsing dreadfully, very frequently, leaving behind great deficits, and not doing well with good drugs. Those are the people whom you should catch early, and they are the likely ones to benefit from a stem cell transplant. So these are the options. And as I said before, there are no two patients are the same. Of course, when it comes to a woman, we have to decide married, unmarried, whether they have already had their family before they have come to you. Those matter because some drugs are not safe in pregnancy, teriflunomide, so also dimethyl fumarate. So such situations, it's better to give infusions that you can time before the pregnancy. Rituximab, which is a B-cell depleter, is one such typical example that you can say after a washout period, you can allow her to conceive, and then once the effect of rituximab will last for at least 6 months. So if the lady is pregnant, second trimester onwards, she is protected by pregnancy hormones. So therefore, she only needs to, in all possibilities, she only needs to take a injection after delivery. But before you do all that, you have to make sure that the patient is significantly in remission before she attempts any pregnancy. The disease should be quiet before, before she even thinks of having family. But so there are so many things to consider before you start treatment. Thank you, Dr. Lekha Pandit ma'am. बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कई डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कई पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी का चयन करना है, और ऑब्वियसली जो बेसिक पर्पस है रिलैप्सेस को बचाना और डिसेबिलिटी को बचाना। हम डिसेबिलिटी की बात बार बार कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। सो डॉक्टर अभिषेक, गुड इवनिंग। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो डिसेबिलिटी की बात हो रही है,
क्या क्या पहले तरीके हैं, क्या क्या मोडालिटीज हैं आज हमारे पास कि हम इनको असेस कर सकें? थैंक यू मनीष फॉर द क्वेश्चन। देखिए, एक बार जब एमएस का डायग्नोसिस हो जाता है, तो बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम डिपेंड करते हैं कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है। वो सिम्टम जब ट्रीट नहीं हो पाते या वो सिम्टम ज़्यादा होते हैं तो वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब वो सिम्टम की वजह से, उसको हम इम्पेयरमेंट बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसकी वजह से मरीज अपना कोई काम नहीं कर पाते। वो डिसेबिलिटी दो तरह की होती है कॉमन लैंग्वेज में। एक हम बोलते हैं विजिबल डिसेबिलिटी, जो अपने को दिखता है, मरीज देख नहीं पाता, चल नहीं पाता, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, लकवा हो जाता है, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, बैलेंस नहीं बनता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, खाने में दिक्कत आ सकती है। तो उसको हम टर्म से बोलते हैं सेंसरी सिम्टम्स हैं, विजुअल सिम्टम्स हैं, मोटर सिम्टम्स हैं, डिसार्थ्रिया है या डिस्फेजिया है। ये विजिबल सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं, मरीज बता पाते हैं। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज इनविजिबल सिम्टम्स। वो बहुत जरूरी चीज है, मरीज को हर चीज पता नहीं होती, हमें डॉक्टर को क्या बताना है। तो एज फिजिशियन वी शुड ऑलवेज आस्क लुक फॉर दीस 5-6 थिंग्स। जो मोस्ट कॉमन डिसेबल सिम्टम्स होते हैं वो होता है कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। लोग काम पे नहीं जा पाते, जाते हैं तो थक जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। दूसरा होता है फटीग। हर पेशेंट एमएस बोलेगा मैं थक जाता हूँ, तो फटीग के बहुत सारे कारण होते हैं। तीसरा होता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कुछ लोगों को डिप्रेशन रहता है, उदासी आ जाती है, सोशल इंटरेक्शन पुअर हो जाता है, लोगों से बात नहीं करते। चौथा, यूरिन करने में दिक्कत आना, यूरिन पे कंट्रोल नहीं होना, बहुत कॉमन इशू है। कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है पेशेंट विद एमएस में। अल्टीमेटली इसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो लोग जो जिस तरह से लाइफ में पहले रहते थे, अब वो चीज नहीं कर पाते। तो दो तरह सिम्टम्स हैं, विजिबल सिम्टम्स जो पेशेंट खुद आपको बताता है, दूसरा विच आर नॉट विजिबल कॉल एज इनविजिबल सिम्टम्स। हमको दोनों को पहले पूछना चाहिए, हिस्ट्री में पूछना चाहिए, फिर हम उसको चेक करते हैं इन डिटेल, उसको करते हैं वैल्यूएट इन डिटेल। बहुत सारे स्केल्स आजकल अवेलेबल हैं। मोस्ट कॉमनली वो किस स्टेज पर, इसको हम ईडीएसएस स्कोर बोलते हैं, हम एक स्कोरिंग निकालते हैं कि आज पेशेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, डिजीज क्या है, डिजीज का टाइप कौन सा है, लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है और कौन सा डिसेबिलिटीज है। उसके हिसाब से उसका अपन रिहैब प्लान बनाते हैं। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर धीरज, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने अभी बात की डिसेबिलिटी की, तो मगर एक डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस की तो हमने बात कर चुके हैं, अर्ली ट्रीटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? एक क्वेश्चन मैं साथ में चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग, और डॉक्टर लेखा पंडित मैम ने भी कमेंट डाला था कि सभी लोगों को अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों जरूरी है एमएस में? वेल, आई थिंक ये सबसे जरूरी पॉइंट एस्पेक्ट और जरूरी एस्पेक्ट माना गया है आज तक, अर्ली ट्रीटमेंट। एंड मल्टीपल कारण है इसके, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट स्पेशली एमएस में, व्हाई इज इट रेलेवेंट इन आवर सिनेरियो? एक तो पहले ये माना जाता था कि हमारे डायग्नोस्टिक डिलेज बहुत होते थे, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट तभी शुरू नहीं किया जाता था। सो दैट वाज इयर्स बैक, बहुत पुरानी बात होगी। अब आई थिंक वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहां पर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं। अब बावजूद के अर्ली डायग्नोसिस के इस पे स्ट्रेस देना इसलिए जरूरी है कि जितना हम जल्दी ट्रीट शुरू करें, और जितना ही जल्दी केवल ट्रीट ना करें बट अप्रोप्रिएटली ट्रीट करें, जैसे वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय डॉक्टर लेखा पंडित के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। सो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के तौर पे ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कैसा पेशेंट एक है जिसके थोड़ी जो एमएस है थोड़ा सिवियर फॉर्म का है या एग्रेसिव फॉर्म का है, उसको एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट से ही शुरू करना चाहिए। वो कारण ये है क्योंकि अगर जितना हम डिले करते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा ग्रो नहीं करते हैं और दोबारा डिवाइड करके न्यू सेल्स नहीं बनते हैं। सो दैट इज द रीजन, जितना हम डिले करेंगे सेल्स ब्रेन के उतने डैमेज ज्यादा हो जाते हैं
और उसकी वजह से डिसेबिलिटी जो है, ये इसका रिस्क होता है कि जो डिसेबिलिटी या विकलांगपना है वो परमानेंट हो जाए, एंड यू कैन नॉट चेंज इट। दैट्स वन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं। सो इसके बजाय कि हम वेट करें कि डिसेबिलिटी बढ़ रही है, इसको फिर हम देखते देखते तभी हम सिवियर दवाई या फिर स्ट्रॉन्गर मेडिसिन पे जाएंगे, हमें पहले एक ऐसे वी हैव टू टेक एन अर्ली डिसीजन आफ्टर ऑफ कोर्स डिस्कसिंग द प्रोज एंड कॉन्स। पेशेंट के साथ एक शेयर डिसीजन मेकिंग करें, जैसे डॉक्टर कुणाल ऑल्सो सेड। सो दैट इज द रीजन हमें अर्ली ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो यू मिस द कहते हैं ना कि ट्रेन स्टेशन से निकल गई, विंडो पीरियड निकल जाता है, और उस विंडो पीरियड के अंदर अगर हम ट्रीट ना करें तो चांसेस ये होते हैं कि डिसेबिलिटी वापस ना ला सकें। सो बजाय कि हम वेट करें, इट इज अ गुड आइडिया और बेटर ऑप्शन कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें, और राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, सिंस अब बहुत सारी वैरायटीज हैं ट्रीटमेंट की, उसको हम आइडेंटिफाई करें कि ये पेशेंट को कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए, एंड देन counsel accordingly to the patient. डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर धीरज ने बहुत बढ़िया बोला कि अर्ली ट्रीटमेंट, बट वेरी कॉमनली मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप शेयर करें कि आपके जो क्लिनिकल प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में, एक्सपीरियंस में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, जो while counseling the people for early treatment, what are those challenges which you face on a daily basis while you are counseling them for early treatment? Because बहुत सारे लोग ऐसे रेडी नहीं होते हैं कि मेरे सिम्टम्स तो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, मैं क्यों ट्रीटमेंट लूं। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते जो डिसेबिलिटी क्या है। तो आप कौन से आपको चैलेंजेस आप फेस करते हो और क्या आप मेजर्स लेते हो उनको ओवरकम करने के लिए? हाउ डू यू काउंसिल योर पेशेंट, पीपल विद एमएस? So very rightly said, it's very common thing कि जब भी हम ऐसे पेशेंट्स को, एमएस के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, खासकर जब वो फर्स्ट अटैक के साथ आते हैं, जिसको हम रिलैप्स कहते हैं। सो फर्स्ट अटैक जो सीआईएस वाले पेशेंट्स होते हैं, जब उनको ट्रीट करते हैं तो काफी हद तक पेशेंट्स अगर अर्ली स्टेज में आ जाता है तो उसके सिम्टम्स ट्रीट भी जाते हैं, वो रिकवर भी कर जाता है। ऐसे पेशेंट्स को जब हम काउंसिल करते हैं रिगार्डिंग आई थिंक डॉक्टर कुणाल कुछ नेटवर्क इशू है। डॉक्टर सुरेश, आपके प्रैक्टिस में कुछ ऐसे ही चैलेंजेस आप फेस करते हैं इतने सालों के आपके जो एक्सपीरियंस में? डॉक्टर सुरेश सर? Yes, definitely. It's not easy to convince patients to take long-term therapies. We know that these treatments are, I don't know how long we give it, varies from clinician to clinician. That depends on many factors also. So it's definitely going to be a long-term therapy. So that is one problem. Second is patients would always, when they go for long-term therapies, they would like to have a second opinion on their diagnosis and the treatment modalities as such. So obviously they would go and visit a couple of doctors to actually see whether they require this kind of treatment or long-term treatment. So in that also some time goes away. So, and then the third problem in our country is that since we are not covered by insurances, the patients have to bear the brunt of the therapy from their own pockets. So that also actually they makes them. So there are many factors which come in when they want to we want to start a treatment. तो ऐसे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायग्नोसिस की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे आपको और एक सेकंड डायग्नोसिस की इच्छा रहती है, तो इसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो आप तो ट्रीटमेंट डिले आ जाती है ऐसे। तो दैट इज वन प्रॉब्लम, it's not only in our country when we go and look, it's a problem in other countries too. Even in the best of Western countries, there is a delay to start treatment, not in the diagnosis, but start treatment due to various factors. So, and very aptly said, sir.
Yeah, so rightly said, time is brain, and like in Yes. stroke, time is brain in MS also. Early treatment, the best prognosis for a patient. राइटली सर। डॉक्टर अभिषेक, आपने बहुत अच्छा जो विजिबल सिम्टम्स और इनविजिबल सिम्टम्स में डायकोटमी किया और ये हाईलाइट किया कि दोनों चीजों के लिए हमारे को सीख करना चाहिए इंफॉर्मेशन। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बहुत कॉमनली आपने सिम्टम्स की बात करी है, जो विजिबल सिम्टम्स, एक आपने स्पास्टिसिटी की भी बात की थी जिसको हम अकड़ाहट कहते हैं, तो आप प्लीज मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आप डील करते हैं, जो इन पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, और इन गए सालों में, अभी जो गुजरे कुछ रिसेंट 10 इयर्स में, क्या ऐसी नई मोडालिटीज हैं जो अब हमारे पास हैं कि हम उनसे उनको मदद दे सकते हैं। इससे पहले कि मैं दवाइयों पे आऊं, बहुत सारे लोग इस चीजों में मैं देख पा रहा हूँ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो मैं जानना चाहूंगा आपसे। अच्छा क्वेश्चन है मनीष आपका। देखिए, हर पेशेंट का पहला सवाल होता है कि मेरा मोबिलिटी का क्या होगा, क्या मैं चलता रहूंगा कि नहीं, क्या मैं चल पाऊंगा कि नहीं। तो रिसर्च में देखा गया है कि जिन लोगों को एमएस होता है उसमें से करीब 70% लोग मोबाइल रहते हैं अप टू 25 इयर्स पोस्ट डायग्नोसिस, और जो लाइफ स्पैन है वो भी अप टू 80-90% नॉर्मल रहता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो पीपल एमएस हैव टू मूव अराउंड लाइक अदर पर्सन। तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है, क्या मैं अपने आप चल सकता हूँ, दूसरा क्या मैं किसी सपोर्ट से चल सकता हूँ, तीसरा क्या मैं व्हीलचेयर यूज कर सकता हूँ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मोबिलिटी हैज टू बी मेंटेन्ड। उनको प्लेस ए से प्लेस बी अपने आप जाना है। अब उसमें चाहे व्हीलचेयर लगे, चाहे वॉकर लगे, या इंडिपेंडेंट मोबिलिटी हो, वो पॉइंट ए से पॉइंट अपने आप जाना होता है। उस मोबिलिटी के एक्चुअली 5 कंपोनेंट्स होते हैं अगर अपन देखें। एक होता है कि स्ट्रेंथ या ताकत लकवा है कि नहीं है, दूसरा उनका बैलेंस या प्रोप्रियोसेप्शन कैसा है, तीसरा स्टिफनेस आपने बोला, उसको हम स्पास्टिसिटी बोलते हैं, वो कैसा है, चौथा उनका एंड्योरेंस कैसा है, स्टेमिना कैसा है। तो अपने को उन चारों चीजों पे ध्यान देना होता है। तो सिंपल, जैसे कोविड टाइम आया, लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे, तो अगर आप ये 4 चीजों पे ध्यान देते हैं, स्ट्रेंथ, अपनी एक्सरसाइज करें ताकि अपना स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, मसल का बैलेंस मेंटेन रहे, आपका मसल्स का स्टिफनेस कम हो, रेंज मेंटेन रहे, और आप थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ा सकें। तो आप ये 4 चीजों पे ध्यान देंगे जो आप खुद घर पे कर सकते हैं, यू कैन मेंटेन योर मोबिलिटी। एक पार्ट। सेकंड, जो आप स्टिफनेस की बात कर रहे हैं, स्टिफनेस कम करने के अगेन 5 तरीके होते हैं। कि मेरा हाथ अकड़ रहा है, मुझे स्ट्रेचिंग करना होगा कि हाथ खुले। दूसरा, आजकल ब्रेसेस आते हैं जो उस हैंड की पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा, दवाइयां आती हैं। चौथा, आजकल इंजेक्शन आते हैं, हम काफी बोटॉक्स इंजेक्शन, बोटॉक्स यूज करते हैं। और पांचवा, आजकल इंट्राथिकल पंप्स भी आते हैं। अगर दोनों पैरों में काफी ज्यादा स्टिफनेस है तो हम एक पंप लगा के दवाई को डायरेक्टली स्पाइन में देके और भी कम कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर धीरज, आप जो इनविजिबल सिम्टम्स की बात की, सबसे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली फटीग, आई थिंक it's something which we definitely need to talk about, and I could see a number of comments in the chat box about it. So how do you basically deal with the fatigue in people with MS? Well, that's an excellent question, or it's a very common thing जो हम खुद काफी बार इसके साथ we have to deal with it differently. So fatigue sometimes जरूरी है कि थकावट एक्चुअल थकावट है, उसके लिए हमें पहले कुछ क्वेश्चंस और वी नीड टू पहले एक्चुअल डिसाइड करना है कि ये फटीग जो हो रहा है या थकावट जो हो रही है, इज इट डिजीज रिलेटेड, दैट इज एमएस की वजह से है, कि ये किसी और कारण की वजह से है, क्योंकि मल्टीपल कारण हो सकते हैं फटीग की कॉज का। सो जस्ट टू एलैबोरेट, कई बार साइकोलॉजिकल रीजंस बहुत कॉमन होते हैं इन पेशेंट्स में, यू नो, कि दे फील लो, दे फील कि हम काम इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, उसकी वजह से फटीग आने लग जाता है, तो उसमें जो फटीग की मेडिसिन होती हैं वो काम नहीं करती। सो उसके लिए हमें वी हैव टू वेरी क्लोजली एंड आई वुड से इंटेंसिवली टॉक टू द पेशेंट, कन्वर्स विद द पेशेंट, बातचीत करें उनसे, उनका वी हैव टू अनमास्क की कॉज क्या है फटीग का। देन फटीग का दूसरा ये भी जानना जरूरी है कि किस टाइम पे ज्यादा
जो एक्चुअल फटीग होती है MS की, वो यूजुअली क्या होता है, सिंपल काम करने के बाद भी फटीग हो जाता है। जैसे सुबह उठे, थोड़ा सा अपना ब्रश किया, तैयार हुए और फटीग हो गया, दैट मे बी वन ऑफ द थिंग्स जो MS की फटीग की वजह से हो, एंड दैट इज बिकॉज हमारी ब्रेन की जो नर्व्स की एफिशिएंसी है वो लो हो जाती है, उसकी वजह से फटीग हो जाता है। तीसरा कारण हो सकता है इवन दवाइयां जो कई ले रहे हैं, जैसे कई बार इंटरफ्रॉन है, इंटरफ्रॉन को लगाया, अगले दिन फ्लू लाइक सिम्टम हुआ और उसकी वजह से फटीग हो गया। सो दैट इज इजी टू फाइंड आउट एंड दैट कैन बी टॉक टू द पेशेंट। सिमिलरली कोई वायरल इन्फेक्शंस हुई हैं कुछ, उनकी वजह से फटीग हो जाता है, सो एंड सो फोर्थ। काफी कारण होते हैं, एंड देन अगेन वी शुड नॉट रूल आउट, मिस आउट सिंपल थिंग्स। अनीमिया है पेशेंट, बड़ी बार देखा गया है पेशेंट इज एनीमिक, एंड वी उनका ब्लड टेस्ट कराएं, उस पर देखें थायराइड हो सकता है, थायराइड इज अ वेरी कॉमन अकम्पनीमेंट। सो ये 2-3 डिसऑर्डर्स को आप रूल आउट करें, थायराइड, लो हीमोग्लोबिन, एंड देन एडिक्वेटली ट्रीट इट, और फिर जाके व्हेन वी फाइनली फाइंड आउट कि इज दिस MS डायरेक्टली रिलेटेड, फिर कुछ दवाइयां, और दवाइयों से ज्यादा जरूरी ये देखा गया है सर्टेन एक्सरसाइजेस जो फटीग में बहुत काम आती है, जो कि एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। सो स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा साइंटिफिक रोल है, एविडेंस है, इट हैज बीन एविडेंस बेस्ड। स्ट्रेचिंग जो होती है वो फटीग में बहुत हेल्प करती है, एंड सो पीपल कैन सीक द हेल्प फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट और योगा थेरेपिस्ट। सो स्ट्रेचिंग से एक तो फॉर वेरियस रीजंस जो साइटोकाइन होते हैं वो प्रॉब्ली एमेलियोरेट होते हैं, वो कम होते हैं, एंड देन कुछ दवाइयां हैं लाइक मोडाफेनिल, अमेंटाडीन, आर्मोडाफेनिल, ये चीजें हम ट्राई कर सकते हैं फटीग में, और ये भी सुबह ही देनी होती है बिकॉज अदरवाइज स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है अगर इवनिंग में दें। थैंक यू डॉक्टर धीरज। इससे पहले डॉक्टर अभिषेक मैं आपके पास आऊँ, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो आप रिकमेंड करते हैं यूजुअली, डॉक्टर लेखा पंडित मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बिकॉज cognition another very important aspect जो कि multiple sclerosis में we deal on a regular basis and is less talked about, less sought after. How do you manage and you tackle and you deal with this problem on a daily basis with your people with MS, especially the cognitive issues? Are there any specific things you advise, and how do you basically first evaluate people with MS for cognitive involvement? So cognitive disturbances again are an indirect effect of the severity of the brain disease. So if you look at children with MS vis-a-vis adults, children with MS are more likely to have very early onset cognitive disturbance because in pediatric MS is very inflammatory, and that's one of the reasons why we say that very aggressive treatments are required for pediatric MS compared to adults. So again, when it comes to the issue of cognition, and patients' relatives generally bring it to attention saying that patient is not remembering much, patient is forgetful, patient is dull. And like Dheeraj said, be very careful as to what you are going to treat. Ensure that it is not pseudodementia in the sense that patient is depressed, patient has a sense of poor well-being overall, and that is the root cause. And then what is required probably is attention given to the root cause of his unhappiness, which is manifesting in dullness and memory and other things. By and large, I don't specifically evaluate cognition unless it's part of a study or part of a trial or anything like that. But if the patient has difficulty in functioning, yes, that is the one thing where you would probably have to look at. But like all cognitive disturbances, MS-related cognitive disturbances also have the limitation in terms of what treatments you can give for improving their cognition. So in order to prevent that, I would suggest patients, that's what I usually suggest strategies. Patients should be involved in activities. I constantly insist that they should not give up their regular job because of the disease, that they should have very frequent social interactions. Even women who are housebound because they are housewives, I tell them at least go to a common place for yoga, exercises, meet up with your friends, do some fun activities, and make sure that you do your one hobby or other which keeps you active, which makes you feel good.
which distracts you from this constant thought about your disease. So these are some of the common things that we advise on a day-to-day basis. But once memory disturbance have occurred, of course, you would do a proper cognitive evaluation, establish that the patient has memory disturbances, and perhaps then again, it will be treated like any other dementia you would treat with anti-dementing medications. But you should understand by then the disease is really, really advanced. So you would generally keep the patient well and moderately happy. थैंक यू मैम. सो डॉक्टर अभिषेक, हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज कुछ ऐसे स्पेसिफिक. सो मैं आपसे इससे पहले कि आप कंप्लीटली इसमें मैं एक टच करना चाहूंगा कि आप इस पे भी जरूर टच करें, क्योंकि जब व्हीलचेयर की स्टेज आ जाती है, द पर्सन एक्वायर्स दैट लेवल ऑफ डिसेबिलिटी व्हेन दे हैव एक्वायर्ड दैट व्हीलचेयर, दे आर बाउंड टू द व्हीलचेयर. Because I have seen many of my people with MS putting very good videos in the groups about the upper limb exercises. So especially आप प्लीज उसको भी प्लीज टच कीजिएगा. मैं आपसे जानना चाहूंगा उसके बारे में भी. देखिए मनीष, एक्सरसाइज प्रोग्राम पेशेंट की स्टेज के हिसाब से बनाया जाता है. तो मान लीजिए फर्स्ट स्टेज है जब इनिशियल सिम्टम्स हैं, पेशेंट को थोड़े माइल्ड सेंसिटिव सिम्टम्स हैं, थोड़ा वीकनेस है, तो मेनली जो फोकस उस टाइम पे होगा वो टू मेंटेन मोबिलिटी होगा. तो आप एक्सरसाइज करेंगे, स्पास्टिक कम करने के लिए स्ट्रेचिंग करना होगा, एक्सरसाइज करेंगे बैलेंस बेटर करने के लिए, और थर्ड करेंगे अपना वीकनेस या स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए. ये करने से आपको मोबिलिटी मेंटेन हो रहा है, किसी माइल्ड वॉकिंग एड से आप चल रहे हैं, वो चीज घर पे खुद भी कंटिन्यू कर सकते हैं. दो क्राइसिस पॉइंट आते हैं. पहला क्राइसिस पॉइंट बोलते हैं जब थोड़ी आपकी मोबिलिटी लूज हो जाती है, आप अपने आप नहीं चल पाते, दोनों पैरों में कमजोरी आ गई, दोनों पैरों में लकवा आ गया, इसको हम बोलते हैं क्राइसिस पॉइंट. ऐसे में आपको फॉर्मल रिहैब प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है, किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, थेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ती है. आपको अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है पैरों की. फॉर एग्जांपल आपकी मेडिकेशन भी स्टार्ट हो गई है, बस आता आपको इंटेंसिव ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि पैर की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके. उसमें कन्वेंशनल थेरेपी भी होती है, आजकल काफी मशीनें भी आई हैं. आपको एक होता है ट्रेडमिल ट्रेनिंग, एक होता है बॉडी वेट सपोर्ट ट्रेडमिल ट्रेनिंग. आजकल रोबोटिक मशीन भी आ गई हैं कि सारे से आप अपना मोबिलिटी रिगेन कर सकते हैं. तीसरा होता है क्राइसिस पॉइंट जब आप नहीं चल पा रहे, और अपने को पता है डिजीज एडवांस हो गया है, अपन नहीं चल पाएंगे वॉकर के सारे भी, तो अपने को व्हीलचेयर यूज करना पड़ता है. अब अपन अगर व्हीलचेयर यूज कर रहे हैं तो अपन नहीं चल रहे हैं, अपना मोबिलिटी तो मेंटेन है पर अपन चल नहीं रहे हैं. तो जो नई दिक्कतें आती हैं वो अपना स्टेमिना कम हो जाता है, एंड्योरेंस कम हो जाता है एक, और दूसरा आपके पैरों की स्टिफनेस बढ़ जाती है. पैरों में स्टिफनेस बढ़ेगी तो वो ट्रांसफर करने में दिक्कत आएगी, तो आपको स्ट्रेचिंग और करनी पड़ेगी पैरों की एक. दूसरा आपको पैर में ब्रेसेस पहनने पड़ेंगे कुछ टाइम ताकि पैर आपके सीधे रहें, पैर मुड़े नहीं. दूसरा चीज आपको एंड्योरेंस, अपना स्टेमिना मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो उसमें एटलीस्ट हम एडवाइस करते हैं 3 चीजें. आप दिन में 2 बार खड़े होइए 30 मिनट्स के लिए ब्रेसेस पहन के. स्टैंडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं. दूसरा, आजकल पेडलिंग साइकिल्स आते हैं, सिंपल पेडलिंग साइकिल आता है, आप टेबल पर रखिए, आप हाथ से भी पेडलिंग कर सकते हैं, जिससे आपका एंड्योरेंस मेंटेन होता है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पायरोमीटर कर सकते हैं. ये 3 सिंपल चीजों से लंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगा, सेकेंडरी प्रॉब्लम नहीं आएगा. और तीसरा, जो रेजिडुअल पावर है हैंड में और ट्रंक में, उसका स्ट्रेंथनिंग करना होता है. For wheelchair people, to maintain strength of your upper limb and your trunk, 1, do things first improving your stamina, and third, do stretching for your lower limbs. थैंक यू डॉक्टर अभिषेक. डॉक्टर कुणाल, मैं आपसे जल्द जानना चाहूंगा, हमारे पास बहुत कम समय रह गया है, 15 मिनट से भी कम, कि बहुत सारे लोगों ने ब्लैडर सिम्टम्स के बारे में बोला है. गुरु मूवी में बहुत आई थिंक मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था इस सिम्टम का, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी आपसे इससे जानना चाहूंगा कि क्या एमएस रियली लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करता है? आज अगर हम आज की बात करें, जैसे डॉक्टर निर्मल सर ने बात करी शुरुआत में, तो क्या रियली एमएस लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे इफेक्ट डालता है? तो मनीष, इसके बाद क्वेश्चंस भी ले लेना, जो ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं. मैं साथ साथ में ले रहा हूँ सर, उन्हीं को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ. ठीक है सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्लैडर के सिम्टम्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम देखते हैं, वो कॉमनली जो सिम्टम्स आते हैं हमारे पास, एक होता है कि पेशेंट को फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. मतलब पेशेंट की जो यूरिनेशन है वो बहुत जल्दी पेशेंट को जाना पड़ता है. कभी कभी उसको कंट्रोल करने में मुश्किल होती है.
कभी ऐसा भी उसको लगता है कि वो एक बार जो है जब वो करके आता है उसको फीलिंग नहीं, कंप्लीट फीलिंग नहीं हो पाती, वो दोबारा उसको फीलिंग होती है। तो ये सारे सिम्टम्स ब्लैडर के एमएस में हमें देखने को मिलते हैं। मिक्स टाइप ऑफ सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होता है कि हमें डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स किस तरह के हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है यूरिनरी ब्लैडर के सिम्टम्स आने के। सो ये मिक्स टाइप ऑफ सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, पहली चीज तो हमें ये देखना है हमें इसे कैसे ट्रीट करें। सो ट्रीट करने के जो तरीके हैं वो आज के डेट में हमारे पास मेडिकेशंस होती हैं जिससे हम लोग देते हैं, और काफी हद तक यूरिनरी पावर को कंट्रोल किया जा सकता है जो हमारी मसल्स हैं। क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली जो हम लोग देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स और जो उसका आउटपुट है उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो वीक हो जाता है, जिसको हम लोग डिट्रेसर स्फिंक्टर डिससिनर्जिया कहते हैं। उसकी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ऐसे में हमें मेडिकेशंस देनी होती हैं जिससे काफी हद तक इन सिनर्जिया को कंट्रोल में हम कर सकते हैं। और विद टाइम कभी कभी हमें डोज को बढ़ाना होता है, लेकिन ये काफी हद तक ब्लैडर के सिम्टम्स कंट्रोल किया जा सकते हैं। सेकेंडली, जो आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि जो लोगों में एक मिथ है कि ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी घटा देता है, तो मैं बहुत कॉमनली बता दूं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक 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 ऐसा डिजीज है, डेफिनेटली उसमें डिसेबिलिटी तो आती है, मतलब विद टाइम डिसेबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन 70 to 80% पेशेंट्स, मतलब जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम रिलैप्सिंग रेमिटिंग एमएस कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उसमें लाई करते हैं। कुछ 20 से 30% होते हैं जिनमें विद टाइम डिसेबिलिटी बढ़ती है, डेफिनेटली विद टाइम। लेकिन ये ऐसा कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इसमें कहीं कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम नहीं हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि विद टाइम अगर हम अपनी बीमारी को अच्छी तरह कंट्रोल कर पाते हैं, हम उसके अटैक्स को प्रिवेंट कर पाते हैं, तो एक डिसेबिलिटी से भी हम बच सकते हैं। और एक बड़ी डिसेबिलिटी को होने के लिए हमें सबसे जरूरत है कि हम अपनी दवाइयों पे स्टिक रहें, एक डॉक्टर से निरंतर हम उस पर ध्यान दें, उनकी बातों को समझें, दवाइयों में हमें क्या चेंज करना है हम उस पर देखें। और एक ये मिथ हमेशा दिमाग से निकाल दें कि हमारी लाइफ कम हो रही है। हमारी लाइफ कम नहीं हो रही है, अगर ज्यादा से ज्यादा होगा भी तो उसमें एक डिसेबिलिटी ऐड होगी, जिसको आज के डेट में हमारे पास तरीके हैं, दवाइयां हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन हैं, एक्सरसाइजेस हैं, तरह तरीके हैं जिससे हम काफी हद तक उससे भी फाइट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर कुणाल। डॉक्टर लेखा पंडित मैम, आपसे आपने हाईली एक्टिव एमएस के बारे में बात की, और आपने देखा, आपने चैट बॉक्स में कुछ लोगों को जवाब भी दिया है अबाउट ऑक्रेवस, जो बहुत मतलब कि कई एडवांस ट्रीटमेंट्स या कुछ हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स में काउंट होते हैं। उनके बारे में आप कुछ एनलाइटन कर सकते हैं जनरल पब्लिक को? बिकॉज दो चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जो क्विकली आप अगर कमेंट कर सकें। एक तो हाईली इफेक्टिव थेरेपीज इंक्लूडिंग ऑक्रेलिजुमैब, रिटुक्सीमैब एंड और खास तौर पे कुछ लोगों ने बात की है कि प्रोग्रेसिव फेज में, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव फेज में या प्राइमरी प्रोग्रेसिव पेशेंट्स के लिए क्या ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं? So primary progressive MS, we still don't have any therapy. They are trying out new molecules, which are basically B-cell depleters. Right now, trials are on. We have some patients on primary progressive MS on those trials. So we have to wait for the outcome of those trials to know whether there is any state-of-the-art care for primary progressive. In secondary progressive MS, there are actually two kinds. Secondary progressive MS, which actually has activity in the brain. That means secondary progressive MS with clinical relapses, or secondary progressive MS with new lesions in the brain. These are patients who have a window of the opportunity for treatment because the disease is still inflammatory, and there are some drugs which may be useful in these situations. In secondary progressive MS, which is active, I think the consensus right now is that B-cell depleters are pretty good. In Ocrevus is even more better than rituximab, but Ocrevus we do not have. But those are the drugs which would be tried, and these drugs, unlike the very troublesome natalizumab and all that, these B-cell depleters are basically given at infrequent intervals, and infusion-related side effects are the ones to look out for. It's very rare to see anybody having low globulin levels, which is, so it does not, you can monitor it, but it's not likely to be requiring any therapy. So by and large, I would say it is a very good drug to infuse, provided you have taken all COVID precautions and you have taken COVID vaccinations and chickenpox vaccination. These are two things I insist patients take before they start on
a B-cell depleter. So Okay. there is treatment for relapsing progressive MS, but not for primary progressive MS. So can you just quickly touch upon also, because I could see that there was a question regarding, is there any cure for MS? And can you talk about autologous hematopoietic stem cell transplant also? Because many people confuse it with stem cell therapies, and also, can you just quickly touch upon that? I have no basically personal knowledge about that, except that I've worked in centers where they have started prescribing it more aggressively. Like when I was at Harvard, I've seen that they have changed their protocols and they have decided that they would give hematopoietic stem cell transplantation to people with aggressive MS. The word aggressive is very clearly defined in terms of the relapses, the lack of response to X, Y, or Z drugs. And they prefer to have these patients when they are younger because the comorbidities are lesser and they are able to tolerate that intense bone marrow reconstitution that we need to do, because basically you're depleting every cell from your body and reconstituting it with your own stored marrow. So therefore, patients should have good general health. And it is better to do in a patient who does not have significant irreversible disability. Earlier, it started off with very severe patients who were wheelchair bound. But if you look at the analogy with cardiac surgery, earlier we used to say pediatric cardiac surgery, you'll wait for the child to grow. But now that there is irreversible damage to the pulmonary system and so on. So you would like to catch it early. Similarly, with MS2, the treatment should be given early. You should catch the right patient, and you should go to a place which has got an established protocol with a good response, because super infections are very high. Choice of patient is extremely important. So in the good old days, when you used to do cardiac surgeries, you used to say, or even surgeries for the brain, you say, first look to see how many procedures have been done in that particular center and what has been the outcome. I think in India, it's in a very fledgling state as yet. Not to say that we will not be able to have good protocols in place, but we should catch them young with aggressive disease. Thank you, ma'am. He said, and you also mentioned about COVID, so we'll just quickly shift our gears to COVID. And Dr. Suresh sir, I would like to ask you how your management, is there any change in management protocols you have made in the COVID times, and how MS care was affected by COVID? Yes, as we all know that COVID has been the biggest challenge for us all in the last 2 years, both in our personal lives as well as, in managing patients. So it's been a big challenge. The main challenges which I found while treating patients in COVID times were, one was their follow-up. So most patients were not able to make the move to the hospital, and we lost many of them on regular follow-ups, which we used to regularly do in our clinics. And, that was a big thing, problem, because there were patients who were on various kinds of medications and, they were not unable to follow because of fear of traveling and fear of contracting the COVID infection as such. So to some extent, we did overcome by having a teleconsultation system. So आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स टेलीकंसल्टेशन पे चले गए थे, तो उससे पेशेंट के साथ हमारे कनेक्ट रहती थी. So that was a good way we could do that. It was better than having no follow. The second set of problems were related to what was COVID doing to the MS disease as such, that we were not able to really find out in the early stages when the COVID hit us. But then soon registries started coming out and giving us informations. Most of these registries were from the West, and and they had clicker data was coming out on what was happening to the disease. So many people were afraid, whether COVID was actually causing more relapses in these patients, where the attacks becoming more because of COVID. So that was one concern we all had during the time of COVID. And the third problem was when we started getting vaccines. So, then the thing is that, is it safe for multiple sclerosis patients to take vaccines?
And if they are supposed to take vaccines, then when they should take it, and what would be the timing of these vaccines with the drugs which they are already taking. So these were quite a lot of challenges which I did face during the time, but soon we all know that the answers came out one by one, and we all had quickly got into a protocol. Indian Academy of Neurology itself had a guidelines for treatment of patient in COVID times, and this was very much published in our journal, National Journal, Annals of Indian Academy of Neurology, and many of Madam and many other experts here were in that panel also. Right. So soon guidelines came out, which made it much more easier for us to treat in COVID times. Thank you, sir. Dr. Abhishek, I would just quickly like to know, how did you manage your rehabilitation phase in the COVID time? And even with the such challenge being continuing, and we have to resort to these virtual platforms. So how do you manage basically in these challenging times? I think COVID taught us many things. And first take home from COVID was accessibility of physicians or healthcare providers to patients sitting at home. So tele-consultation, tele-guidance, tele-support was the first important thing which helped us to be in touch with our patients. Second, all of us became counselors actually. In those consultations, we're doing more of counseling than doing actual treatment. And third, speaking of rehab perspective, we are able to provide simpler solutions to their problems. Why they will call us? Dr. Suresh Kumar told about 3 basic things. Fourth were all daily symptoms they were following. If I can't pass it, what to do? If I have constipation, what to do? I can't move, what to do? My stiffness is more, what to do? Simple thing. And we actually became counselors, able to provide them simpler solutions, what they can do themselves at home. Third thing what we learned is self-exercise regimens. Now people can do all things themselves. You should not go to a center or a hospital for simpler things. So accessibility, able to do their things themselves actually help people with MS to learn their life more effectively. Thank you, Dr. Abhishek. Dr. Dheeraj, quickly, can you just put on light with the current guidelines for vaccination and COVID vaccination, which is available, and for people with MS? Sure. I'll just summarize it in just a few lines. Well, the guidelines, they were not specifically tested, but they are in general एक guideline जैसे हर disorder जहाँ पर हम immune modulating drugs use करते हैं, it's pretty common to that. So first of all, तो सब most important fact जो सबको जानना चाहिए, all MS patients should take their COVID vaccine. That's first rule number 1. क्योंकि अभी भी I see patients MS के साथ जब आते हैं तो मुश्किल से एक डोज लिया होता है डर के. So कोई डरने की जरूरत नहीं है. It is clearly evidenced कि it does not harm anyone with MS. You can safely take the vaccine. So mostly कुछ दवाइयाँ जो हैं उनका तो रोकने की जरूरत नहीं है, जैसे कि interferon, platinum acetate, and even DMF. You can continue taking the medicine and vaccine लगा सकते हो. कुछ मेडिसिन में एडवाइस किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये कई मेडिसिन आपके जो सेल्स हैं जिनसे कि जो रिस्पांस देते हैं वैक्सीन का, उनको वो इनहिबिट कर देते हैं, जैसे कि फिंगोलिमोड, a little bit with teriflunomide, especially B cell depleting जो कि rituximab, ocrevus अगर कोई ले रहा है, so उसको लगाने से पहले आपको 4 हफ्ते पहले 4 weeks before the injection of ocrelizumab or rituximab आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, और उसके 4 weeks बाद आप you can start with the rituximab. अगर फर्ज किया rituximab लग चुका है और आपको वैक्सीन का डोज लगाना जरूरी है, तो एटलीस्ट 3 months वेट करें. उसके बाद कुछ सेल्स हमारे बन जाते हैं जिसकी वजह से माना जाता है कि एटलीस्ट 2-3 months के बाद अगर डोज लगा लें तो आपका इफेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा. बट आइडियली you can take the first dose and in fact complete the vaccination by taking the second booster अगर दूसरा नहीं रहा है, and then start these drugs. With some drugs there is no problem, like Tysabri के साथ कोई problem नहीं है.
आप लेते हुए लगवा सकते हैं इजीली, बिकॉज उसके साथ कोई बी सेल रिस्पॉन्स चेंज नहीं होता है. एंड ऑफ कोर्स हाई एंड ड्रग्स लाइक alemtuzumab, सेम चीज, यू नीड टू गेट ऑल वैक्सीन्स, नॉट ओनली कोविड, बट जैसे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट वेरिसेला जोस्टर, अगर आपका एंटीबॉडी लो है तो जोस्टर वैक्सीनेशन भी कई दवाइयों के साथ, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है, मतलब कि इसमें कुछ कंपोनेंट हैं जो लाइव वायरस होता है, उसमें लाइव वायरस तो नहीं बट उसका इनएक्टिवेटेड होता है, बट वो भी 4 हफ्ते पहले दवाई के शुरू करने से पहले लगा लेना चाहिए. थैंक यू डॉक्टर धीरज That's सर. a summary. थैंक यू. तो इसी के साथ मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, डॉक्टर लेखा पंडित मैम, डॉक्टर सुरेश सर, डॉक्टर धीरज खुराना, डॉक्टर कुणाल बहरानी, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव का, और मैं प्लेटफॉर्म हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर मेश्राम सर को. थैंक यू डॉक्टर मनीष. बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे और बहुत अच्छा सब पैनलिस्ट ने उसको बहुत अच्छे आंसर्स दिए, और मैं समझता हूं कि जो ऑडियंस है उनको इस डिसीज के बारे में काफी पता चला. वो जो लोग आज ये सेशन अटेंड नहीं कर सके, ये सेशन इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. इसके पहले के भी सेशंस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो वॉच कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. और 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है. उस बारे में हम एनवायरनमेंट और ब्रेन के बारे में बात करेंगे. 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे है, तो 22 जुलाई से 28 जुलाई तक रोज शाम को हम अलग अलग बीमारी के बारे में बात करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे. तो 22 जुलाई से 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे है, मगर हम इंडिया में वर्ल्ड ब्रेन वीक मनाने वाले हैं. तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये जो वर्ल्ड ब्रेन वीक है उससे आपको बहुत सारा फायदा होगा. हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे, हम डिमेंशिया के बारे में बात करेंगे, हेडेक के बारे में बात करेंगे, वर्टाइगो के बारे में बात करेंगे, इपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे. तो नोट कर लीजिए. और मैं सभी जो पैनलिस्ट है और इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी और डॉक्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मल सूर्या, कन्वेनर डॉक्टर रोहित भाटिया, जिन्होंने आज मुझे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का चांस दिया, और जितने सभी पैनलिस्ट डॉक्टर धीरज खुराना, डॉक्टर लेखा पंडित, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर कुणाल, बहुत अच्छा सब लोगों ने बहुत एमएस के बारे में बहुत अच्छा एनलाइटन किया. और जब भी और थैंक यू मनीष वंस अगेन फॉर वंडरफुल सेशन. और बहुत इजी लैंग्वेज में सब जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो कन्वे हो गया लोगों को. और बहुत से बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी 4-5 दिन पहले लड़की देखी, तो वो उसको डबल विजन था, 20 साल की लड़की, और वो सीटी स्कैन लेके आ गई. मेरा सीटी स्कैन तो नॉर्मल है. और फिर मैंने बोला एमआरआई करते हैं, तो एमआरआई में इतने सारे लीजन्स थे कि आई कुड नॉट बिलीव कि मैंने देखा कि ये उसी का एमआरआई है या किसी और का है. तो समटाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएस यदि सस्पेक्ट करते हैं, तो जैसे सब लोगों ने बताया कि एमआरआई करना चाहिए, सीटी स्कैन में पैसे वेस्ट मत करो. और यदि आपको सिम्टम्स है, जैसे डिमिनिश विजन है, नजर कम हो गई है, या दो दिखते हैं, तो ये आंख वाले डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है. आपको चक्कर आते हैं तो आर्थोपेडिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, या ईएनटी का प्रॉब्लम नहीं है, या गेट इम्बैलेंस होता है, ये न्यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है. तो ये न्यूरोलॉजिस्ट को सही टाइम पे कंसल्ट करना बहुत जरूरी है. न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो फिजिशियन को, क्योंकि वो उसमें डिले नहीं होना चाहिए और अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए. तो बहुत बहुत आप सभी का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हम ये सेशन अभी यहाँ खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे 5 तारीख को, और फिर अगले जो प्रोग्राम आईएन के प्रोग्राम्स है उसमें. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि. Thank you. Bye bye. Good night. Bye bye. I think we had a great session. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Good night. Bye. Good night. Thank you, Manish. Thank you, Dr. Manish. Good night, everyone. Thank you. Suresh Kumar also spoke in very good Hindi. Thank you. Yeah.
Thank you, Mansi. Thank you, sir.